चलिए हम लोग आज बताए थे पिछले क्लास में कि हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में बताए थे कि हम अब आगे जो पढ़ेंगे वो दर्पण पढ़ेंगे। पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था कि छाया किसको कहते हैं, शैडो तक। यानी जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो अंधेरे वाले भाग को छाया कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। आपको हम आईना दिखाए थे, वही दर्पण है हमारा, है ना, प्लेन मिरर, उसी को प्लेन मिरर बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को कि सर मिरर तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश का प्रवर्तन नियम के अनुसार करता है। देखिए हम पहले ही बोल रहे हैं कि आप लोगों को हम पहले से फोटो या लिख करके रखते हैं, वो इसलिए किताब की आपको समझाने में देर ना हो, है ना। अगर इसे हम नहीं तो लिखेंगे फिर समझाएंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए हम पहले ही सारा वर्क करके रखते हैं। बाकी आपको समझा देंगे कि हमने क्या क्या करके रखा है। तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश का प्रवर्तन नियम के अनुसार करता है उसे दर्पण कहते हैं। यानी जो पदार्थ का जो प्रकाश का प्रवर्तन है उसको नियम के अनुसार क्या, कोण आई बराबर कोण आर, नियम यही होता है। तो आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, बताए थे। तो कोण आई बराबर, यदि कोण आई बराबर कोण आर हो जाता है तो समझिए कि परावर्तन के नियम के अनुसार हो रहा है, तो हम उसे मिरर कह देंगे। यानी दर्पण, ये आपको बताए थे कि दर्पण किसको कहते हैं। एक छोटा पारदर्शी कांच के प्लेट लेंगे, पारदर्शी कांच के प्लेट के एक तरफ पारदर्शी कांच के प्लेट को कोई एक साइड से रजतित या कलई कर देते हैं तो वो दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? दर्पण। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास कोई कांच का प्लेट है, उसके पीछे, जैसे हम एक एग्जांपल में समझाते हैं, मेरे पास एक कॉपी है अभी, ठीक है। ये मान लिया जाए कांच का प्लेट है, ये क्या है? कांच का प्लेट है। अब ये कांच का प्लेट की मोटाई है ये। अब इसमें बताइए, अगर हम इधर अमलगम से रजतित पेंट कर देंगे तो हम शक्ल इधर से देखेंगे। पीछे देखिएगा आप आईना में, पीछे पेंट किया हुआ रहता है, वो अमलगम रहता है और वो उसी को रजतित या कलई बोलते हैं। पेंट करने के बाद उसका नाम हो जाता है रजतित या कलई। इधर से शक्ल देख लेंगे ऐसे, यही ना। तो यही मिरर ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, और इधर पीछे के साइड पेंट किया हुआ है और ऊपर से प्रकाश आपतित तो परावर्तन, बीच में डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, समझ में आ रहा होगा। तो कोण आई बराबर यदि कोण आर हो जाता है तो वो प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। अब आगे है कि सर दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जी? तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, दूसरा गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, और तीसरा में है परवलयी दर्पण, परवलयिक दर्पण यानी परवलयिक मिरर। अब इन तीनों का एकाएक डिफिनीशन से हम लोग समझेंगे, इसके बारे में डिटेल समझेंगे कि क्या क्या चीज है। आगे देखिए क्या है, समतल दर्पण किसको कहेंगे। इसके बाद सबसे फर्स्ट में समतल दर्पण, प्लेन मिरर, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। परावर्तक सतह कहने का मतलब जिधर से हम लोग देखेंगे, घर का आईना देखिएगा, जने से हम शक्ल देखते हैं उसको छू के देखिए तो चिकना रहेगा, यानी परावर्तक सतह उसका कैसा है? समतल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। उसको क्या बोल देंगे? समतल दर्पण। फिर होगा आगे कि दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन दोनों सतहों से होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज कंफ्यूजन हो जाएगा कि दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है दोनों सतह से कैसे होता है सर, इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तक समझ में आ गया होगा इस समतल दर्पण किसको कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन दोनों सतह से होता है। दोनों सतहों से कहने का मतलब इसको हम समझाते हैं, फिलहाल नोट कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग लेकर के। चलिए अभी हम देखिए क्या बताए कि प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है दोनों सतहों से होता है। अरे क्या हो गया ये, प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है किससे होता है, कहाँ से होता है? दोनों सतह से होता है, दर्पण के दोनों सतह से होता है।
तो ए नंबर में क्या बोले कि जब समतल दर्पण पर चांदी का लेप हो तो प्रकाश का प्रवर्तन ऊपरी सतह से होता है। जैसे देखिए अभी बता रहे थे, कहाँ रखे जी किताब, या कि ये कांच का प्लेट है, इसकी मोटाई इतना है, यदि हम इसके ऊपर से चांदी का लेप लगाएंगे तो ऊपरे से ही शकल दिख जाएगा, समझ में आ रहा होगा। और यदि हम इसके नीचे से पेंट करते हैं, रजतित या कलई करते हैं, तो भी इधर से ही दिखेगा। समझ में आ रहा होगा बात। देखिए यहाँ पे फिगर से समझिए। इतना मोटा कांच का प्लेट है, ऊपर से हम चांदी का लेप लगा दिए हैं, यानी एजी का लेप यानी चांदी का पेंट कर दिए, तो दर्पण अब ऊपरे से चेहरा दिखेगा। ठीक, प्रकाश आएगा और यहीं से टकरा करके लौट जाएगा। यह आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब, ऊपरे रह जाएगा। अब बी में कहता है कि जब समतल दर्पण पर रजतित या कलई किया होता है तो प्रकाश का प्रवर्तन निचली सतह से होता है। देखिए यानी नीचे से पेंट किया हुआ है, रजतित या कलई, इसको ऐसे लिख दीजिए, रजतित या कलई किया हुआ है। रजतित या कलई क्या हो तो प्रकाश का प्रवर्तन जो होगा, देखिए जब चांदी का लेप था तो प्रकाश ऊपरे से हो गया प्रवर्तन, आज यहाँ पेंट किया होता तो प्रकाश यहाँ तक आएगा, निचली सतह तक, उसके बाद लौटेगा, क्योंकि निचली सतह में पेंट है। इमेजिंग कीजिए, क्योंकि साइंस बिना इमेजिंग के आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इमेजिंग कीजिए। तो इमेजिंग क्या है, तो हम फोटो फिगर बना कर आपको दिखा रहे हैं कि प्रकाश की निचली सतह से परावर्तन होगा। प्रकाश, इसलिए प्रकाश का परावर्तन दोनों सतह से होता है, ऊपरी सतह से भी और दर्पण के निचली सतह से भी। ऊपरी सतह से कब होता है, जब दर्पण पर चांदी का लेप लगा हो तो प्रकाश का प्रवर्तन ऊपरी सतह से हो जाता है, दर्पण के ऊपरी सतह से हो जाता है। और जब दर्पण में रजतित या कलई किया हो तो प्रकाश का प्रवर्तन दर्पण के निचली सतह से होता है। समझ में आ गया होगा फिगर से। अब आगे है एक नोट ये रहेगा कि जब किरण अभिलंब पर आती है, अच्छा ऐसे नोट यहाँ पे लिख ही देते हैं, है ना, नोट में समझ में आ जाएगा। अब ये ही लिख देते हैं, रजतित या कलई, इसको मिटा देते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसका ऐसे करके, रजतित या कलई। रजतित या कलई क्या है, तो एक नोट में है, नोट में क्या है कि जब प्रकाश या जब किरण अभिलंब पर आपतित होती है, ऐसे जब किरण अभिलंब पर आपतित होती है, अभिलंब पर आपतित होती है तो अभिलंब से ही लौट जाती है, तो अभिलंब से ही लौट जाती है। जब प्रकाश अभिलंब पर, जैसे कि यहाँ पे बताए हैं, जब अभिलंब का मतलब सीधा 90 डिग्री, अभिलंब का मतलब सीधा 90 डिग्री पे, यानी जैसे हम खड़ा हैं, यहाँ सीधा 90 डिग्री गिरेगा, ये देखिए, तो गिरेगा और ऐसे ही उछल के वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। तो वही चीज़ है, जब प्रकाश अभिलंब पर आपतित होती है तो अभिलंब से ही वापस लौट जाती है। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बार हमने बता चुका है ऐसे भी। तो ये नोट में लिखिएगा कि जब कभी, इसमें फिगर भी बना सकते हैं, दर्पण का ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे, और इस पे सीधा खड़ा कर दीजिएगा, सीधा, और इस पे प्रकाश यदि इस पे डालेंगे तो इसी पे लौट के चला जाएगा ऊपर। 90 डिग्री का कोण बना देगा ये, 90 डिग्री का कोण बना देगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए तो दिख रहा है, वो दिख रहा है, देखो तो, हाँ दिख रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा बात। बोर्ड नहीं ना चमक रहा है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख द्वारा दिखाएं। देखिए तो इसको ध्यान से समझिएगा। समतल दर्पण, तो हमने क्या किया है कि एक समतल दर्पण खड़ा किया है, इसको नाम दिया है एम डैश समतल दर्पण सामने खड़ा किए हैं ऐसे, है न।
इसके सामने वस्तु ए रखे हैं, इसके सामने वस्तु का नाम ए दिए, प्रतिबिंब ए डैश बनता है ना। तो क्या किए हैं, जब हम दर्पण के सामने, दर्पण मेरे सामने लगा हुआ है, हम सामने से देख रहे हैं तो हमसे अनंत किरण निकल रही है, निकलेगा टकरा के वापस आएगा, ऐसे निकलेगा ऐसे जाएगा, सामने जाएगा सामने वापस आ जाएगा। अभी बताए थे कि अभिलंब से जाएगा तो अभिलंब से ही लौट आएगा, तिरछा जाएगा तो तिरछा भागेगा भी, तिरछा भी परावर्तन होगा। तो वही चीज़ यहाँ किए हैं। देखिए कि प्रकाश वस्तु से अनंत किरण निकल रही है और निकली अभिलंब से ही किरण, देखिए टकराया दर्पण से, लौट गया, इसी पे लौट आया। हम दर्पण से बढ़ा के देखें तो यहाँ दिख गया, इसी को काल्पनिक रूप से बढ़ाए हैं। अब मान लिया जाए ये आपतित किरण दर्पण परावर्तक सतह पे आ रही है, ये आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, आया दर्पण से टकरा के लौट गया जी। बीच में अभिलंब कोण आई, आने आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण आई से सूचित करता है, कोण आर, दोनों कोण बराबर। परावर्तन के नियम के अनुसार एक आध किरण और ले लिए, एक किरण और हम वस्तु से निकाले और दर्पण पे लाए, ये भी परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर हो गया कि ना हो गया। तो देख रहे हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार यहाँ परावर्तन हो रहा है। और जब हम परावर्तित किरण को, आपतित किरण परावर्तित किरण को काल्पनिक रूप से पीछे दर्पण के पीछे बढ़ाए तो मालूम चलता यही कट रहा है, यानी हमारा प्रतिबिंब यही बनेगा। ऐसे भी आप समतल दर्पण में देखते होंगे घर में, आईना में, कि दर्पण जितना दूरी पे उतना ही दूरी पे मेरा भी फोटो बनेगा दर्पण के पीछे। क्या दर्पण के पीछे मान लीजिए इस दीवार है, यहाँ पे मेरा इस कमरा की दीवार है और दीवार में हम आईना लगाए हैं और हम दूर से देखेंगे यहाँ से तो आईना में भी उतना ही दूर दिखाई देगा फोटो। इमेजिंग कीजिए दिमाग में, जब तक इमेजिंग नहीं कीजिएगा समझ नहीं आएगा। दूर बनेगा तो क्या दीवार के उधर प्रतिबिंब मेरा बनेगा, फोटो आईना में ही बनता, ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, जबकि तो बगल वाला घर में बन जाएगा। अगर उसे में यहाँ पे दीवार है, आईना लगाए, बगल में किसी और का घर है, दीवार के सट ले, हम दूर से देखेंगे आईना तो लगेगा कि ऊ घर में बन गया है, मेरा फोटो ऊ घर में जना रहा है, उधर वाला घर में दिख रहा है। ऐसा होता नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ यही जब हम परावर्तित किरण को पीछे डॉट डॉट लाइन से बढ़ाए तो प्रतीत होता है कि ए डैश पर कट रहा था। परावर्तित किरण को, आपतित किरण को नहीं बढ़ाए हैं, आपतित किरण को नहीं बढ़ाते, परावर्तित किरण को, आपतित किरण परावर्तित किरण, इसको पीछे डॉट डॉट बढ़ाया अपने सिद्ध में, यहाँ गया, इसको बढ़ाया यहाँ कटा, तो यहाँ प्रतिबिंब बना। तो देखें हम लोग कि वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बनता है, तो एक किरण आरेख द्वारा हो गया। अब इसका आंसर हमने लिखा है कि माना कि एम और एम डैश समतल दर्पण है जिसमें वस्तु ए दर्पण के सामने है, वस्तु ए से अनंत किरणें निकलकर समतल दर्पण पर आपतित होती है। बहुत सारा किरण निकलेगा, आपतित होगा। आप चाहें तो एक बार यहाँ से लाइन खींचिए ऐसे और ऐसे, और उसको भी डॉट डॉट कीजिएगा तो वहीं जाके कटेगा। कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन होना है। आपतित होती जो परावर्तन के अनुसार लौट जाती है। जब इस किरण को काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे बढ़ाया जाता है तो ए डैश पर कटती हुई मालूम पड़ती है। तो ए का काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है हमें, है ना। तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश है। इस प्रकार समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। फिगर हम इसलिए पहले बनाते हैं ताकि आप लोग का समय बचे। तो समझ में आया हम क्या किए। अनंत किरण फिर से समझ एक बार। माना कि एम एम डैश एक समतल दर्पण है, खड़ा किए हैं समतल दर्पण सामने, जिसमें वस्तु ए दर्पण के सामने है। वस्तु ए से अनंत किरणें निकलकर दर्पण निकलकर समतल दर्पण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के अनुसार यानी परावर्तन के नियम अनुसार दर्पण से क्या हो जाती है, लौट जाती है।
जब इस किरण को काल्पनिक रूप से, जो लौटा किरण, उसको जब काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे बढ़ाया तो ए डैश पर कटती हुई मालूम पड़ती है, कटती नहीं है, कटती हुई प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। तो एक अकाल्पनिक ए डैश है। इस प्रकार समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। आगे क्या है कि समतल दर्पण का गुण क्या है, इसके बाद है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, समझ में आ गया। अब इसका गुण क्या है, समतल दर्पण का गुण, इसके आगे समझते हैं। यहां तक समझ गए, नोट कीजिए इसको। देखो बहुत आसान, इसमें क्या बोला, समतल दर्पण के गुण में, समझिएगा, लिखने में समय लग जाता है इसलिए लिख करके आप लोग को बताते हैं। समतल दर्पण के क्या क्या गुण है, कौन सी गुण है, तो देखेंगे कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। यानी कहने का मतलब, यदि हम समतल दर्पण यहाँ लगाए हैं और हम 5 मीटर की दूरी से देख रहे हैं अपना फोटो, तो दर्पण में भी 5 मीटर पीछे प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। जैसे दर्पण आप दीवार में लगाइए, आप इतना पीछे से देखिएगा उतना ही पीछे उधर दिखेगा आपको, जितना दूरी पर। वही पहला नियम, पहला गुण है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। दूसरा नियम है इसका, दूसरा गुण है, नियम नहीं, दूसरा गुण कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे सीधा बनता है। दर्पण के पीछे सीधा बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता होना चाहिए समतल दर्पण में। तीसरा है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के ऊंचाई के बराबर बनता है। वस्तु के ऊंचाई के बराबर बनता है, यानी हम 5 फुट लंबा है तो दर्पण में भी 5 फुट प्रतीत होता है ना। चौथा है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति के ऊंचाई के आधी होती है। मतलब अगर हम 6 फुट के आदमी हैं तो हमारा पूरा फोटो देखने के लिए दर्पण में दर्पण की ऊंचाई 3 फीट होना जरूरी है ना। अगर हम 6 फीट के आदमी हैं और हमको पूरा फोटो देखना है अपना पूरा, तो 3 फीट का आईना चाहिए, तब पूरा दिखेगा। ठीक। फिर कहता है 5वां में कि जब 2 दीवारों के मध्य में कोई व्यक्ति बैठा हो तो दूसरा दीवार का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए पहला दीवार अर्थात सामने का दीवार पर दर्पण की ऊंचाई दूसरा दीवार की आधी होती है। मतलब दोनों तरफ दीवार है, बीच में कोई आदमी बैठा है और एक दीवार में आईना लगा हुआ है, और हम इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब आईना में देखेंगे तो इस दीवार, जितना ऊंचा दीवार होगा उसका आधा ऊंचाई का आईना लगा हुआ होना चाहिए इस दीवार पे। अगर ये 10 फीट की ऊंचाई का दीवार है तो हमको पूरा प्रतिबिंब, बीच में बैठे हैं रूम के बीच में एकदम दोनों तरफ से, हमको इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब आईना में देखना है तो ये 10 फीट का, तो आईना 5 फीट का होना चाहिए, तब पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। बीच में रहेंगे तो। समझ में आ गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 6ठा नंबर कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर जितना वेग से जाता है तो उससे दुगना वेग से प्रतिबिंब आती हुई मालूम पड़ती है। जैसे यदि हम सामने समतल दर्पण लगा के रखे हैं और हम समतल दर्पण की ओर जाएंगे तो हमसे दोगुना स्पीड में आते नजर आएगा। अगर हम जाएंगे इतना स्पीड में तो लगेगा और फास्ट आ रहा है, दोगुना स्पीड से प्रतीत होता है। अगर हम 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से दौड़ेंगे या फिर 1 फीट प्रति सेकंड के रफ्तार से दौड़ते जाएंगे तो उसको हमको ऐसा प्रतीत होगा कि 2 फीट प्रति सेकंड दौड़ते आ रहा है हमारे तरफ, यानी दोगुना आते हुए मालूम पड़ता है। 7वां गुण है कि जब व्यक्ति अस्थिर हो, यानी यदि हम स्थिर रहेंगे और दर्पण को मेरी ओर लाया जाएगा तो दर्पण जितना स्पीड से आएगा
प्रतिबिंब भी उतना ही स्पीड से आते हुए मालूम पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ लिखे यहाँ पे कि जब व्यक्ति स्थिर हो और उस व्यक्ति की ओर समतल दर्पण को लाया जाता है तो उसी वेग से प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर आती हुई मालूम पड़ती है। यानी यदि हम जाएंगे दर्पण की तरफ तो प्रतिबिंब दोगुना प्रतीत होगा, दोगुना से आएगा मेरे तरफ। लेकिन यदि हम स्थिर हैं और दर्पण को लाया जाएगा मेरे तरफ, तो जिस वेग से दर्पण को लाया जाएगा उसी वेग से प्रतिबिंब आते हुए मालूम पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर से समझिए समतल दर्पण के गुण क्या क्या हैं जी। तो पहला गुण, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। फिर दूसरा गुण, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे सीधा बनता है। तीसरा गुण, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है। चौथा गुण, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होती है। चौथा गुण, जब दो दीवारों के मध्य में कोई व्यक्ति बैठा हो, मध्य में व्यक्ति बैठा हो तो दूसरा दीवार का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए पहला दीवार अर्थात सामने के दीवार पर दर्पण की ऊंचाई दूसरा दीवार की आधी होती है। छठा गुण, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर जितना वेग से जाता है तो उससे दुगना वेग से प्रतिबिंब आती हुई मालूम पड़ती है। सातवां गुण, जब व्यक्ति स्थिर हो और उस व्यक्ति की ओर समतल दर्पण को लाया जाता है तो उसी वेग से प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर आती हुई मालूम पड़ती है। ये 7 गुण है। सातों गुण घर में आप समतल दर्पण रखे हुए हैं, आप सातों गुण अप्लाई करके देखिएगा कि सच में सातों गुण है ऐसा कि नहीं, सातों गुण इसमें है कि नहीं है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए यहाँ